फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में मैं आपके साथ हूँ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। तो हम मौजूद हैं आज गाजियाबाद में। यहाँ स्वर्ण जयंती पार्क में सुबह सुबह आने का मजा ही कुछ और है। लोग यहाँ वर्कआउट करने आए हैं और हम भी आ चुके हैं आपको खबरें बताने के लिए। जाहिर सी बात है कि वर्कआउट के साथ साथ आप खबरों से भी अपडेट रह सके, इसलिए हम फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर आते हैं। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। और शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां रेमल तूफान ने कल देर रात बताया जा रहा है दस्तक दी है। रेड अलर्ट के बीच तेज हवाओं के साथ भारी बारिश इस वक्त हो रही है। बंगाल के सागर द्वीप में तेज हवाओं से कई पेड़ बताए जा रहे हैं गिरे। तो कोलकाता में जगह जगह सड़कों पर पानी भी इकट्ठा हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तूफान के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नजर बनाई हुई है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दीवार गिरने से बताया जा रहा है एक शख्स की भी मौत हो गई है। रेमल तूफान ने देर रात एंट्री ले ली। बांग्लादेश के केपुपरा और बंगाल के सागर आइडैल के बीच इसका लैंडफॉल हुआ। बंगाल में रेमल तूफान ने देर रात दस्तक दी है। बांग्लादेश के केपुपुरा और बंगाल के सागर आइडैल के बीच इसका लैंडफॉल हुआ है। इसी के बाद कोलकाता समेत बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। एनडीआरएफ की 14 टीम अलर्ट पर रखी गई है। हालात पर नजर बनाए हुए है प्रशासन और मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना समेत बंगाल के कुछ तटीय इलाकों में रेड अलर्ट भी प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया है। लोगों को कहा गया है कि अगर बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले और इस वक्त प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी देखिए, रेमल तूफान ने कैसे कहर मचाया है। बताया जा रहा है बंगाल के सागर द्वीप में तेज हवाओं से पेड़ भी गिर गए हैं। सागर आइलैंड के बीच इसका लैंडफॉल हुआ है। बांग्लादेश के खेपुपरा और बंगाल के सागर आइलैंड के बीच इसका लैंडफॉल हुआ, जिसके बाद कोलकाता समेत बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है। एनडीआरएफ की 14 टीमें इस वक्त अलर्ट पर है। हालात पर नजर रखी जा रही है। 24 घंटे पहले से ही अलर्ट पर पश्चिम बंगाल को रखा गया। 4 तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं और हमारी सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। सीधा रुख करते हैं पूजा का। पूजा, क्या स्थिति है इस वक्त, क्योंकि कई इलाके बताए जा रहे हैं जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। अभी आप जहां पर मौजूद है, जरा बताइए हालात क्या है। बिल्कुल, आपको बता दें कल 8:30 बजे चक्रवाती तूफान रेमल का जो है लैंडफॉल शुरू हो गया था और उसके बाद करीब 3:30-4 बजे सुबह तक जो है वो पूरा लैंडफॉल प्रोसेस वो खत्म हो चुका है। लेकिन आपको बता दें ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी और फिलहाल वो थोड़ा वीक होकर जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म है। लेकिन खतरा पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए अभी भी नहीं टला है, क्योंकि मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहती हूँ। पूर्वी मिदनापुर के दीघा का इलाका है, यहाँ पर पूरा इलाका जो है काले घने बादल से जो है यहाँ पर पूरा घेर लिया है बादलों ने इस पूरे इलाके को। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि तेज वर्षा जो है इन जिलों में होती रहेगी। खास तौर पे जो तटीय इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, अगले 2 दिनों तक जो है यहाँ पर तेज बारिश होती रहेगी। और फिलहाल ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म का जो सिस्टम है वो नदिया, मुर्शिदाबाद उस जिलों में जो है पहुंचा है, जहाँ पर जो है काफी ज्यादा बारिश होगी और बाढ़ जैसे भी हालात हो सकते हैं, मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। बिल्कुल पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट्स आपके जरिए हम लेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की करते हैं। 2024 के चुनाव के 7वें चरण में पहुंचते देखिए मुस्लिम आरक्षण पर सियासी आर पार और भी तेज हो चला है। यूपी के मिर्जापुर से पीएम मोदी ने इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी को भी घेर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर समाजवादी पार्टी के 2012 के मैनिफेस्टो का खेल गिनाया, तो अखिलेश इस पर सफाई देने के बजाय 7 समंदर पार वाला दावा करने लगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। यूपी के मिर्जापुर की रैली में पीएम मोदी ने माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर सीएम योगी की इस अंदाज में तारीफ की तो सपा के मुखिया अखिलेश तिलमिला गए, क्योंकि पीएम का तंज समाजवादी राज में माफियाओं के बुलंद हौसले पर था।
और कहीं न कहीं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है और उसका परिणाम ये है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी के 2012 के मैनिफेस्टो की याद दिलाकर मुस्लिम आरक्षण के इरादे को लेकर भी अखिलेश को घेरा। इस पर सफाई देने की बजाय अखिलेश 7 समंदर पार वाला दावा करते दिखे। ऐसे दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण मिला है, वैसे ही मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। ये सपा ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था। सपा ने डंके की चोट पर कहा था कि वो इसके लिए संविधान तक बदल देगी। जो छठवें चरण में वोट पड़ा है, जो बौछार हुई है वोटों की, 7वें में इन्हें 7 समुंदर पार जनता भेज देगी भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपको याद दिला दें कि 7वें चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। 1 जून को इंडी गठबंधन की बैठक होनी है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। दरअसल मतगणना से पहले ये अहम बैठक इंडी गठबंधन की होनी है। गठबंधन दलों के नेता एक साथ इस बैठक में शामिल होंगे और चर्चा करेंगे। 1 जून को ही देखिए 7वें चरण का मतदान भी है और 4 जून को नतीजे आएंगे। उससे पहले ये बैठक बहुत अहम है क्योंकि गठबंधन दलों के नेता इसमें शामिल होकर के आगे की रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 1 जून को इंडी गठबंधन की ये बड़ी बैठक, बेहद अहम बैठक होने वाली है। और देखिए मतदान के हर चरण से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुबान फिसलने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, एनडीए के 400 पार के नारे को 4000 पार पहले ही नीतीश बाबू जो है वो बता चुके हैं और एक बार फिर से नीतीश बाबू की जुबान जो है वो फिसली है। लेकिन इस बार उन्होंने क्या कुछ कहा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दनियावा की रैली में ऐसी बात बोल गए जिस पर मंच से लेकर मौके पर मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान उतर आई। अब मेरी इच्छा क्या है, हम तो चाहते हैं कि बिहार का 40 सीट है, 40 सीट हम लोग जीते और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीते और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। मंच पर मौजूद रविशंकर प्रसाद और जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने जब इस पर नीतीश को टोका तो उन्होंने भूल सुधार किया और पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए जाने की अपील की। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है, वो तो प्रधानमंत्री तो रहबे करेंगे, तो उसके बाद तो हम तो ही कह रहे हैं कि वही आगे बढ़ेंगे। नीतीश के मुंह से पीएम मोदी के लिए सीएम शब्द निकलने पर कहा जा रहा है कि उनकी जुबान फिसल गई, तो वहीं सोशल मीडिया पर चुटकियों के साथ पूछा जा रहा है कि नीतीश जी की जुबान आखिर बार बार क्यों फिसल रही है। इससे पहले नीतीश वैशाली और नवादा की रैली में कह चुके हैं कि मेरी इच्छा है कि बिहार की 40 सीटों के साथ साथ हमारी देश भर की 4000 सीटों पर जीत हो। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में समाजवादी पार्टी को घेरा तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में आरजेडी को निशाने पर लेते हुए नजर आए। और शाह ने एक बार फिर से बताया कि क्यों लालू प्रसाद यादव कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। इस हमले से तेजस्वी भी तिलमिला उठे। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में पूरी खबर। इंडी गठबंधन के मुस्लिम आरक्षण के इरादे पर बिहार में भी चुनावी घमासान है। काराकाट की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्या लालू बताएंगे कि किसका कोटा काटकर वो मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। भाइयों बहनों, ये लालू जी आरक्षण की बात करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों को 100% आरक्षण देना चाहिए। लालू जी कहां से दोगे, किसका लेकर दोगे। अमित शाह ने याद दिलाया कि बंगाल, कर्नाटक और हैदराबाद में इंडी गठबंधन की सरकारों ने पिछड़ों का कोटा छीनकर मुस्लिम आरक्षण दिया। शाह ने दावा किया कि अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए लालू कांग्रेस की शरण में गए हैं। इंडिया जो गठबंधन बना है, लालू जी अपनी बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ऐसी पार्टी की शरण में गए हैं
जो पिछड़ा विरोधी पार्टी। वो जो यहाँ के झूठ और भ्रम जो फैलाते हैं, पहले हकीकत को वो जाने समझे कि एक्चुअल हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। अमित शाह ने पीएम मोदी की विकास की राजनीति का हवाला देते हुए ये भी आरोप लगाया कि लालू बिहार में फिर से तेल पिलावन लठिया घुमावन की राजनीति लाना चाहते हैं। और देखिए, मैदानी इलाकों में बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है और अब तो दिल्ली के लिए तो रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में लोग पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से खासतौर पर वीकेंड में जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और नैनीताल की बात करें तो यहाँ पर तो देखिए, प्रशासन ने जाम की समस्या बताकर ये अपील की है कि आप किसी और जगह पर जाएं जहां जाम न हो, क्योंकि लोग ज्यादातर पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। जहां तक नजर जा रही है, गाड़ियों का काफिला दिखाई दे रहा है। जाम से नैनीताल शहर की हालत पस्त है। घंटों गाड़ियां एक ही जगह फंसी हुई हैं। वीकेंड पर तो नैनीताल की हालत बद से बदतर हो रही है। जाम के हालात को देखते हुए अब प्रशासन ने पार्किंग फुल होने की बात कहकर पर्यटकों को दूसरी जगहों पर जाने को कहा है। नैनीताल पहुंचे सैलानियों के वाहनों को रोकने पर गुस्साए होटल एसोसिएशन के लोगों ने माल रोड पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दुर्भाग्य हम लोगों का कि आज सीजन के टाइम में हमको सड़क पर बैठना पड़ रहा है अपने कारोबार छोड़कर। ये केवल पुलिस के रवैये की वजह से हो रहा है। पूर्व में भी इनके द्वारा शहर के अंदर बैरियर लगाए गए और आज फिर इनके द्वारा इंडिया होटल के सामने से गाड़ियों को लौटाया जा रहा था, जिसमें टूरिस्ट जो शहर के अंदर आए हुए हैं और थके मादे दूर से आते हैं लोग, वो परेशान थे। तो हमारे द्वारा उसका विरोध किया गया और विरोध की वजह से हमारे द्वारा जाम लगाया गया। भवाली में रविवार सुबह से ही जाम देखने को मिला। पुलिस ने रामगढ़ तिराहे पर ट्रैफिक रोक दिया। भवाली से कैंची मार्ग और भीमताल मार्ग पर सुबह से ही भारी जाम के हालात देखने को मिले। जाम से जहां पर्यटक परेशान हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। होटल कारोबारियों ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने गाड़ियों को रोका तो शहर को बंद कर दिया जाएगा। और कर्नाटक से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां बताया जा रहा है कर्नाटक के हासन में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार कार जो है वो ट्रक से टकराई है और इस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। ड्राइवर समेत एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। ट्रक से तेज रफ्तार कार की टक्कर हुई है। तो मृतकों में एक छोटा बच्चा भी शामिल है। दुर्घटना कर्नाटक के हासन में हुई, जहां बताया जा रहा है एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर ने भी अपनी जान गंवाई, यानी कि कुल 6 लोगों की मौत हो गई है। तो ट्रक से एक तेज रफ्तार कार टकरा गई है और इसीलिए कहते हैं कि रफ्तार का कहर देखने को यहां मिला है और 6 लोग अपनी जान गंवा बैठे। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली बड़ी खबर की करते हैं, जहां दिल्ली अग्निकांड की जांच तेज हो गई है और हॉस्पिटल का जो मालिक है वो पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में आज उसकी पेशी भी की जाएगी। विवेक विहार बेबी केयर अस्पताल में जैसी भीषण आग लगी थी, अब उस मामले में अस्पताल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्पताल में आग लगने से 7 नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी। अभी 5 बच्चों का इलाज चल रहा है, जिसमें एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। अब फिलहाल मालिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। मालिक फरार चल रहा था इस हादसे के बाद। और देखिए, बेबी केयर सेंटर का जो लाइसेंस था वो भी एक्सपायर्ड था, लाइसेंस भी रिन्यू नहीं करवाया गया था, जिसकी वजह से देखिए इतने बच्चों की मौत हुई। सुरक्षा के कोई इंतजाम वहां बेबी केयर सेंटर में नहीं थे। जब आग लगी तो बच्चों के रेस्क्यू की कोशिशें शुरू की गई, लेकिन हालात इतने बेकाबू हो गए कि कई नवजातों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने विवेक विहार बेबी केयर अस्पताल में लगी आग के मामले में हॉस्पिटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। स्टार्ट करो, चलो। और चलिए बात करेंगे राजकोट गेमिंग जोन हादसे की, जिसमें 28 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद अब खुद कोर्ट ने संज्ञान लिया है इस पूरे मामले में और मैन मेड डिजास्टर पर आज जो है कोर्ट की तरफ से सुनवाई होगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि शवों की डीएनए रिपोर्ट आज आने की उम्मीद है, क्योंकि शव इतने झुलस चुके हैं कि परिवार वाले भी नहीं पहचान पा रहे हैं अपनों को। आरोपी मालिक युवराज सिंह और मैनेजर नितिन जैन को भी आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूरा अपडेट क्या है इस रिपोर्ट के जरिए जानिए आप। राजकोट अग्निकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे देखने के बाद आग लगने की वजह साफ हो गई है। दरअसल गेमिंग जोन के एक्सटेंशन एरिया में वेल्डिंग की वजह से आग लगी थी।
इस वीडियो को देखिए। एक्सटेंशन एरिया में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई नजर नहीं आ रहा। कुछ देर बाद एक कोने से धुआं उठता दिखाई देता है। एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में कुछ लोग दौड़ते भागते दिखाई दे रहे हैं। एक कोने से आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग मौके पर पहुंचते हैं और परिसर में मौजूद फायर एक्सटिंग्विशर्स की मदद से आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसे काबू करना मुश्किल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश नाकामयाब साबित हुई। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि रेनोवेशन का काम और गेम जोन दोनों एक साथ चल रहे थे, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ और आखिरकार ये लोग अपनी जान बचाकर मौके से भाग निकले। इसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा गेमिंग जोन इस भीषण आग की चपेट में आ गया। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में 12 बच्चों सहित 28 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। वहीं इस मामले का गुजरात हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने इसे मैन मेड डिजास्टर बताया है। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और आज शवों की डीएनए रिपोर्ट आने की उम्मीद है। और देखिए, सुबह के लगभग 7:30 बजे हैं, लेकिन अभी से ही तेज धूप लोगों को झुलसाने और जलाने लगी है और जैसे जैसे तापमान में इजाफा होता है वैसे वैसे आग लगने की घटनाएं भी सामने आती है। राजस्थान के रीग में आग से हड़कंप मचाया। बताया जा रहा है कि पहाड़ पर भीषण आग लग गई है। और अभी फिलहाल स्थिति क्या है, वहां पर हालात क्या है, हम आपको दिखाएंगे। 5 किलोमीटर के पूरे इलाके में बताया जा रहा है आग फैल चुकी है। आसपास के गांव में अफरा तफरी का माहौल है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। लुहेसर के पहाड़ पर दरअसल ये आग लगी है और फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। तो लुहेसर के पहाड़ पर ये आग लगी हुई है और बताया जा रहा है कि 5 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है जहां ये आग तेजी के साथ फैलती जा रही है। और ये आग जो है अब धीरे धीरे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो आग थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार तापमान में इजाफा हो रहा है और राजस्थान में तो रेड अलर्ट जारी है तापमान को लेकर के। तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं तापमान ने और बढ़ती गर्मी का असर देखिए अब इन जगहों पर देखा जा रहा है जहां पर आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस वक्त पूरे देश में देखिए भीषण गर्मी पड़ रही है और हम भी इससे 2-4 रोजाना हो रहे हैं, लेकिन आए दिन नए नए रिकॉर्ड भी सामने आ रहे हैं तापमान के। राजस्थान के फलौदी में तापमान सबसे ज्यादा जो है रिकॉर्ड किया गया, 50 डिग्री के पार था। और राजस्थान में तो श्वेता देखिए दुनिया के 10 सबसे गर्म शहरों में 7 इलाके जो वो राजस्थान के आते हैं। और इसलिए पूरा का पूरा जो राज्य है वो इस वक्त तेज लू की चपेट में है। लोग 1 से लेकर के दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक उनको मौसम विभाग ने बाहर निकलने से मना भी किया है। पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की आमद कम हो गई है। लोगों को हिदायत दी गई है कि गर्मी से बचकर रहें और खासतौर पर बाहर धूप के वक्त ना निकले और पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। ये हम आपको भी कहेंगे अगर आपके राज्य में भी इतनी गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत के कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी का टॉर्चर झेल रहे हैं, लेकिन राजस्थान में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश ही नहीं, दुनिया के 10 सबसे गर्म शहरों में 7 शहर राजस्थान के हैं। प्रचंड गर्मी और लू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पर्यटकों की आमद पर असर पड़ा है। सर, गर्मी का इफेक्ट तो खैर सब जगह ही पड़ा है और राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट आप जानते हैं है ही। 50 डिग्री जाने के बाद में थोड़ा गेस्ट का, जिसमें कि अपने फॉरेनर्स है, उनका मूवमेंट तो लगभग नहीं सा आ गया है। हाँ, इंडियन में है, इंडियन मूवमेंट थोड़ा सा चल रहा है, जिसमें कि गुजरात से हैं और दिल्ली से हैं। ये थोड़ा सा पब्लिक अभी आ रहे हैं अपने पास। दुनिया के सबसे गर्म शहर की बात करें तो राजस्थान का फलौदी टॉप पर है। यहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके बाद पाकिस्तान का जैकोबाबाद शहर है, जहाँ पारा 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। तीसरा शहर बाड़मेर है, जहाँ तापमान 48.8 डिग्री दर्ज किया गया। चौथा शहर है जैसलमेर, जहाँ 48.3 डिग्री सेल्सियस की गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। 5वें नंबर पर पाकिस्तान का नवाब शाह रहा, जहां 48.0 डिग्री सेल्सियस की गर्मी लोगों को झुलसाती रही। 6ठे नंबर पर जोधपुर, 7वें पर बीकानेर, 8वां सबसे गर्म शहर रहा चूरू, 9वां कोटा और 10वां सबसे गर्म शहर रहा नाइजर देश का बिल्मा, जहां टेम्परेचर 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश के बाकी हिस्से भी भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। दिल्ली के मुंगेशपुर में रविवार का अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन में सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली का तापमान अभी इसी तरह बना रहेगा। फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं हैं। और चलिए एक बड़ी खबर आप
आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल बढ़ाने पर देखिए अब बवाल मच रहा है। दरअसल केंद्र सरकार के फैसले पर अब ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं और साथ ही कहा कि चुनाव के बीच एक्सटेंशन ठीक नहीं है। इसका सीधे सीधा मतलब है कि इनके इरादे ठीक नहीं है इस एक्सटेंशन को लेकर के। तो ओवैसी ने जब वार किया तो पलटवार भी हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया है। ओवैसी का ड्रामा खत्म हो गया। आपको बता दें आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे 31 मई को रिटायर होने वाले थे, लेकिन 4 दिन पहले केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया। ओवैसी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर संदेह जताया तो असम के मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, जबरन बवाल करना ओवैसी के ड्रामे वाली आदत है। तो दरअसल जनरल मनोज पांडे 31 मई को रिटायर होने वाले थे, लेकिन 4 दिन पहले केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ाया है। देखिए ओवैसी का ड्रामा भी खत्म हो चुका है। ये ओवैसी, तेजस्वी, राहुल बाबा, ये ड्रामा भी खत्म हो चुका है। 5 साल के लिए मोदी जी का साथ सफर करने के लिए तैयार हो जाइए। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में विभव कुमार ने जो है वो जमानत याचिका दायर की है। आज 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई होनी है। स्वाति मालीवाल का एक बड़ा आरोप बलात्कार और जान से मारने की धमकी मिल रही है। स्वाति मालीवाल ये आरोप लगा रही है कि अब उन्हें रेप और जान से मारने के लिए भी धमकाया जा रहा है, यानी कि इस केस को लेकर के उन्हें डराने की कोशिश हो रही है। इसी को लेकर के देखिए विभव कुमार ने जमानत याचिका जो दायर की है 30 हजारी कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होगी। एक तरफ आज कोर्ट में सुनवाई होनी है विभव कुमार के जमानत याचिका कर, उससे पहले स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं कि उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। आज 30 हजारी कोर्ट में एक तरफ सुनवाई होगी, विभव कुमार के वकील जो है पक्ष रखेंगे और जमानत मिलती है या नहीं ये भी हम आपको टाइम्स नाउ नव भारत पर बताएंगे। लेकिन इस बीच बड़ा आरोप स्वाति मालीवाल का कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन पर, तो बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी गठबंधन पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। इंडी के लिए पाकिस्तान में दुआएं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देखिए विपक्ष पर किस कदर हमलावर हुए और कहा कि इंडी का मकसद देश का विकास नहीं है। इंडी देश को पीछे ले जाना चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है। यूपी के देवरिया में पीएम मोदी की जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला इंडी अलायंस के ऊपर और कहा इंडी के लिए पाक में दुआएं हो रही हैं। इंडी का मकसद देश का विकास नहीं है, देश को पीछे ले जाना चाहती है इंडी गठबंधन। इंडी वालों पर पूर्वांचल का प्रहार होगा और पूर्वांचल का प्रहार जिस पर हुआ वो मैदान से भी बाहर जाकर गिरता है। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जिन्हें भारत की प्रगति से पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग 4 जून को लेकर अलग ही सपने देख रहे हैं। पाकिस्तान में सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए दुआ पड़ी जा रही है। सपा कांग्रेस वाले वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। इनका मुद्दा देश का विकास नहीं, ये तो भारत को कई दशक पीछे ले जाना चाहते हैं।